हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। हमने केमिकल इंडस्ट्रीज में अभी तक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसे डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज सीमेंट इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग अगेन केमिकल्स का यूज करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें भी हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। The cement industry is a basic industry as it forms the foundation for construction and infrastructure development. अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है जो हमारी बेसिक नीड जो है उसे फुलफिल करती है। हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये कहा जाता है। तो जो मकान यानी कि हमारा जो शेल्टर है वो हमें कहाँ से मिल पा रहा है? हमारे जो घर है वो कैसे बन पा रहे हैं? सीमेंट की मदद से। तो सीमेंट जो है वो हमारी बेसिक नीड को, यानी जो हमारी शेल्टर की जो नीड है उसे फुलफिल कर रहा है। सीमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमेंट की ही वजह से हमारे हाउसेस और डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट बिल्डिंग्स, डैम्स, सारी चीजें बनती हैं। सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सब बन पा रहे हैं सीमेंट्स की मदद से। सीमेंट जो है वो बेस प्रोवाइड कर रहा है बिल्डिंग के लिए, यानी कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है। रॉ मटेरियल्स यूज्ड। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में? सबसे पहला है लाइमस्टोन, यानी कि चूना यूज किया जाता है। लाइमस्टोन जो है उसका यूज किया जाता है। सिलिका का यूज किया जाता है, क्ले का यूज किया जाता है और जिप्सम का। ये जो जिप्सम है इसी से हम लोग पीओपी बनाते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनाते हैं। तो लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले और जिप्सम, इसका यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये नॉर्मल सीमेंट जो हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इजीली सेट हो जाता है, जल्द से जल्द सेट हो जाता है, तो वो सीमेंट जो है वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसका सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है पोज़ोलाना सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट जो है, जब इसी में हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्ले ऐड कर देंगे और दूसरे जो मटेरियल्स हैं जैसे कि वोल्केनिक ऐश, ये सब जब हम लोग ऐड कर देते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जब ऐड कर देते हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट में इतने सब एडिशन के बाद वो सीमेंट जो है वो पोज़ोलाना सीमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। यानी पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐड कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्ले ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ वोल्केनिक ऐश जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, तो वो सीमेंट पोज़ोलाना सीमेंट कहलाया जाएगा। और ये थोड़ा सस्ता होता है, मेनली हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलता है पोज़ोलाना सीमेंट। इंडिया में हम लोग मेनली, क्योंकि ये लो कॉस्ट का है, तो इसका यूज करते हैं। ज्यादातर लोग इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं पोज़ोलाना सीमेंट को। व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट जो है हमें पता है व्हाइट कलर का होता है। इसमें हम लोग लाइमस्टोन का यूज करते हैं, व्हाइट क्ले का यूज करते हैं व्हाइट सीमेंट को बनाने के लिए। और इसका हम लोग व्हाइट सीमेंट का मेनली कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? पुट्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी जो हमारे डेकोरेटिव वर्क है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जो सीलिंग्स वगैरह पे हमें जो डिजाइन्स बनाने होते हैं उसके लिए हम लोग इसी व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। तो व्हाइट सीमेंट का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? मेनली डेकोरेटिव वर्क्स के लिए, और पुट्टी जो होती है, वॉल पुट्टी जो है, उसके तौर पे हम लोग व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। देन स्पेशल पर्पस सीमेंट। स्पेशल पर्पस सीमेंट यानी जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, जैसे कि वाटरप्रूफ सीमेंट होता है, जो वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वॉल्स हैं, उसमें सीलन नहीं आती। तो ये जो सीमेंट होता है मेनली ऐसा वाटरप्रूफ सीमेंट जो है वो यूज किया जाता है डैम्स में, डैम्स बनवाने के लिए। और फायर रेजिस्टेंट सीमेंट भी आता है, यानी जो फायर को या हीट को रेजिस्ट करता है, हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। ये मेनली सीमेंट कहाँ पे यूज किया जाता है? फर्नेसेस बनाने के लिए, भट्टी बनाने के लिए, जहाँ पे मेनली ब्रिक्स जो है उन्हें पकाया जाता है, ईंटों को पकाया जाता है। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम लोग आयरन को पिघलाते हैं, मेटल्स जो है उन्हें स्मेल्टिंग, मेटल्स की स्मेल्टिंग के लिए, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए फर्नेसेस का यूज किया जाता है। और वो फर्नेसेस में जो हमने वॉल्स वगैरह बना रखी हैं उसमें हम इन्हीं हीट रेजिस्टेंट सीमेंट का यूज करते हैं। यानी कि वो सीमेंट जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, स्पेशल फीचर्स हैं, वो सारे सीमेंट आएंगे स्पेशल पर्पस सीमेंट में, जहाँ पे जिन सीमेंट का हम लोग यूज स्पेशल पर्पसेस के लिए, यानी डिफरेंट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कर रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज। अब इंडिया में डिफरेंट जगहें हैं, काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज हम सेटअप करते हैं। मेनली हम कहाँ पे सेटअप करते हैं ये सीमेंट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमारे पास सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों। अब जिन एरियाज में लाइमस्टोन अवेलेबल है, जिप्सम अवेलेबल है, सिलिका, क्ले, ये सब इजीली अवेलेबल है, ये रॉ मटेरियल्स जिस एरिया में पाए जाएंगे वहीं पे जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है उन्हें सेटअप कर लिया जाता है। तो मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, यानी इंडिया में काफी सारी जगह पे डिफरेंट ऐसी साइट्स हैं जहां पे हम लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप कर रखी हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्री को इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये बेस प्रोवाइड कर रही है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शेल्टर्स के लिए, हमारे घरों को बनवाने के लिए, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनवाने के लिए। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सीमेंट होता है, कौन कौन से होते हैं, उन्हें हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। और ये जाना कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। मेनली ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है उन्हें सेटअप किया जाता है नॉर्मली। और सीमेंट जो है वो मेनली हम लोग इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, यानी कि इंडिया में जितना भी सीमेंट बनता है उसका मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट है, ज्यादातर जो अमाउंट है वो हम इंडिया में ही डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए उस सीमेंट का यूज कर लेते हैं। एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, मेनली इंडिया में ही हम उस सीमेंट का यूज कर लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और बिल्डिंग्स बनवाने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्रीज जहां पे हम लोग ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स बना रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। Produces vehicles and transport equipments, generates large scale employment and contributes to exports and economic growth। अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पे हम लोग क्या बना रहे हैं, व्हीकल्स बना रहे हैं, कार्स, ट्रक्स, बाइक, स्कूटर, ये सब बना रहे हैं हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स जैसे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इन कार्स के, इन व्हीकल्स के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जो इंजन्स होते हैं, वो सब बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, कार्स बनाई जा रही हैं, तो इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, यानी कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स हों, तो उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ जो कार्स हम लोग बना रहे हैं, जो भी व्हीकल्स हम बना रहे हैं, उन्हें हम सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं सेल कर रहे हैं, हम उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट करके हम लोग अपनी कंट्री में बाहर के देशों से पैसा आ रहा है जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है। अब रॉ मटेरियल्स यूज्ड, किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट व्हीकल्स बनाने के लिए? आयरन एंड स्टील, इससे ही मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो आयरन एंड स्टील इनका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में व्हीकल्स बनाने के लिए। मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली किन जगहों पे, किन सिटीज में, किन एरियाज में हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी? तो अगर हम लोकेशन फैक्टर्स की बात करें तो जहां पे स्किल्ड पीपल होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, वहां पे आसपास के एरियाज में हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जिन एरियाज में ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे वहां पे भी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगती हैं। तो जहां पे रॉ मटेरियल्स होंगे, जहां पे स्किल्ड लेबर होगी, वहां पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इजीली सेटअप होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट की जो नीड है, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। तो मेनली चेन्नई, पुणे, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु, ये 6 मेजर सेंटर्स हैं हमारे देश के, इंडिया के ये 6 मेजर सेंटर्स हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलती हैं। रीसेंट ट्रेंड्स, अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें, यानी आजकल कैसे ट्रेंड चल रहे हैं, कैसे व्हीकल्स ट्रेंड पे चल रहे हैं,
इंक्रीजिंग फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। ईवीज जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं अपने यूज के लिए, जिससे कि हम लोग फ्यूल्स जो है उन्हें बचा सकें, पेट्रोलियम डीजल जो है इन्हें हम सेव कर सके, इनकी हमें उतनी नीड ना हो, क्योंकि हमें पता है पेट्रोलियम जो है अब बहुत कम अमाउंट में बचा है, हम लोग ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं रिसोर्सेज का, तो ये सारे रिसोर्सेज खत्म होने के चांसेस हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये खत्म हो सकते हैं, दोबारा बनने के लिए ना मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। तो हम लोग एक तरह से ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। पेट्रोलियम की हमें जरूरत होती है, पेट्रोल डीजल हमें चाहिए होता है, कार्स में, बाइक्स में, व्हीकल्स में हमें यही पेट्रोल डीजल चाहिए होता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल पे हम लोग उतना डिपेंड ना हो, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, और जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी व्हीकल्स हम बना रहे हैं, वो मेनली किस फोकस के साथ बना रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए। हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं हम लोग। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है, कार्स का जो प्रोडक्शन है वो हम कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा अगर कार का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा जो व्हीकल्स है उनका प्रोडक्शन करेंगे, तो अपनी कंट्री में भी सेल कर पाएंगे और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा। तो इस टाइप से ये रिसेंट ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं आजकल के टाइम पे। इस टाइप से माइंडसेट हो गया है हमारा कि हम लोग पेट्रोलियम जो है, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उन्हें कंजर्व करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम ईवीज बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, जिनमें हम लोगों को पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इन डिटेल पढ़ा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे व्हीकल्स बनते हैं, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है, तो काफी लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो हमने पढ़ा, मेजर सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा, और रिसेंटली कौन से ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much. हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। आईटी सेक्टर मेनली जहां पे हम कंप्यूटर बेस्ड वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो वो सेक्टर है आईटी सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, केमिकल इंडस्ट्रीज देखी, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सब केमिकल इंडस्ट्री में आती हैं। हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ा, और उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इस पे भी डिस्कशन किया। अब आज के वीडियो में हम आईटी सेक्टर जो है, आईटी इंडस्ट्रीज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है उन पे डिस्कशन करेंगे। The information technology and electronics industry is a knowledge-based and fast-growing industry in India. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इंडस्ट्री जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है, ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग नॉलेज के बेसिस पे पढ़ के सभी चीज की नॉलेज गैदर करके, जो कंप्यूटर बेस्ड वर्क है, कंप्यूटर्स की, सभी डिजिटल डिवाइसेस की, डेटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे। तो वो इंडस्ट्री है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जहाँ पे हम मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो सब बना रहे हैं अपने नॉलेज के बेस पे। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हम लोग देखते हैं, मेनली जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सब बनाए जाते हैं यहाँ पे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में। ये नॉलेज बेस्ड वर्क यहाँ पे किया जाता है, यानी कि नॉलेज के बेस पे हम सारा काम करते हैं। साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। हम देखते हैं एआई जो है, एआई के आने के बाद से काफी सारे और भी चेंजेस होते जा रहे हैं, जिसमें से मेजर एग्जांपल हम एआई का ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हो रही है, डिफरेंट बॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों के पास डिफरेंट
सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है इसी सेक्टर में। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट एप्स हैं हमारी हेल्प करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कौन बना रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यही सब जनरेट करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स, ये सारे टूल्स हमारे लिए बनाए जाते हैं। कहाँ पे? इसी इंडस्ट्री में। इंपॉर्टेंस क्या है अब इस इंडस्ट्री की, आईटी की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जो कुछ भी हम टूल्स वगैरह बना रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन भी प्रोडक्ट्स को हम बना रहे हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, उन सब प्रोडक्ट्स को सेल करके सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो हमारे एप्स होते हैं, मोबाइल एप्स, उन्हें भी सेल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, इनको सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और सिर्फ अपनी ही कंट्री में हम सेल नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर के देशों में भी हम इसे सेल कर रहे हैं। तो उससे भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, यानी कि हमारे देश में जो पैसा है वो आ रहा है, हमारे देश की जो इनकम है, जो हमारे देश की इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जनरेट्स हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर एजुकेटेड यूथ। अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के बेसिस पे हम लोगों को जॉब्स मिलती हैं। आईटी सेक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको आईटी सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क आना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं इस सेक्टर में, इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। जैसे जो दूसरे जो वर्कर्स की हम बात करते हुए आए हैं अभी तक, जो फिजिकल लेबर के बेस पे अर्न करते हैं, फिजिकल लेबर के थ्रू वो अर्न करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे सारा दिमाग का खेल है, मेंटल वर्क चाहिए, आपकी मेंटालिटी हाई होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस सेक्टर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाएं, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस सॉफ्टवेयर की है, लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से टूल्स चाहिए, उसके बेस पे आप डिफरेंट टूल्स बनाओ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाओ। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, यहाँ पे जिन लोगों को जॉब्स दी जाती है, उन लोगों के लिए काफी सारे क्वालिफिकेशन सेट की जाती है। स्पेशली जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे जो यूथ हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को जॉब्स दी जाती हैं। तो इसके लिए इस सेक्टर में जॉब करने के लिए काफी ज्यादा क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक इंसान को वेल एजुकेटेड होना पड़ता है, उसमें काफी सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही इसे जॉब दी जाती है। और सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में होती है, लैक्स में होती है सैलरी, थाउजेंड्स में नहीं, लाखों में होती है सैलरी इन लोगों की जो यहाँ पे इस सेक्टर में काम करते हैं, जो अपने नॉलेज के बेस पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो अपना फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लो। Contribute significantly to exports। अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम करते हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों में सेल कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो इसलिए ये जो सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और एजुकेटेड यूथ जो है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, जॉब्स मिल रही हैं, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, सॉफ्टवेयर्स यानी जो मोबाइल एप्स होते हैं वो सब बनाए जाते हैं, और डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि हम लोग टीवी ले सकते हैं, ये सब भी बनाए जाते हैं यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में। मेजर सेंटर्स, अब कहाँ कहाँ पे ये आईटी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप होंगी जहां पे स्किल्ड लेबर होगी, जहां पे उन्हें अच्छे एजुकेटेड पीपल मिलेंगे, वेल एजुकेटेड पीपल होंगे जिनके पास सारी क्वालिफिकेशंस होगी, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, कोडिंग आती होगी, जिन्हें डेटा के बारे में पता होगा, डेटा को मैनेज करना आता होगा। तो उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाती है आईटी इंडस्ट्री में। तो जहां पे जिस एरिया में वेल एजुकेटेड पीपल रहते होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, स्किल्ड पीपल होंगे, उन एरियाज में हमें ये आईटी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो वो कौन से मेजर एरियाज हैं जहां पे हम लोगों को ये मेनली इंडस्ट्रीज जो हैं देखने को मिलती हैं? बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया की, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई। अब ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें आईटी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। आईटी इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे सेटअप हो रखी हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके नंबर्स, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इन एरियाज में आईटी इंडस्ट्री को वेल एजुकेटेड पीपल मिल जाते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है।
अब मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप हैं, इनमें से आपको अगर 2-3 भी याद रहती हैं दैट इज इनफ। और जरूरी नहीं है कि ये सारे आपको याद रहे, आपको 2 से 3 मेनली याद रखने हैं। अगर कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कोई कर रहा है तो उन्हें मेनली ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, सारी जगह के नाम पता होने चाहिए। बाकी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेनली इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेनली 2 to 3 नेम्स आपको याद होने चाहिए, जगह के नाम याद होने चाहिए, बाकी आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे भी फोकस करना है। तो आज के वीडियो में हमने किस पे डिस्कशन किया, आईटी सेक्टर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हैं उस पे हमने डिस्कशन किया। आईटी सेक्टर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के थ्रू, और मेजर सेंटर्स यानी कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब यही इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट को भी डैमेज कर रही हैं। इन इंडस्ट्रीज के थ्रू जो हम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग अपने एनवायरमेंट में स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है, हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं, और इनका जो इम्पैक्ट है वो हमें हमारी हेल्थ पे देखने को मिलता है। हमारी ही हेल्थ बिगड़ती है, हमें ही सफर करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके कौन से सीरियस इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Industrialization has helped economic growth but has also led to serious environmental problems. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होती है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, और उसके बाद हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर पाती है इंडस्ट्रीज की वजह से। लेकिन अब यही जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं और उसे कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करते। वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर देती हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हमारे एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट पे हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। द पॉल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है क्या? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का मतलब है कि जब हम अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू हमारे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके थ्रू जब हम अपने दूसरे रिसोर्सेज को जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या है, जब हम इन सारे रिसोर्सेज को, मेनली एयर, वाटर एंड लैंड को जब हम कंटामिनेट कर रहे हैं, इन सारे रिसोर्सेज में जो हम अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं तो उसे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहेंगे। एयर पॉल्यूशन होता है कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। जब हम लोग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जब इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी स्मोक रिलीज होता है, जो भी धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से, जो भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, और ये सारी जो गैसेस हैं वो हमारी एयर में एड ऑन हो जाती हैं, एयर में मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है, हमारी एयर जो है वो कंटामिनेट हो जाती है, यानी कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं। और इसके क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस। अब वो जो कंटामिनेटेड एयर है जब वो हमारे अंदर जाएगी, हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो जो कंटामिनेटेड एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जब वो हमारे अंदर जाएगी तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसीजेस हैं वो राइज होंगी, एसिड रेन हो सकती है, यानी कि रेन जब होगी, रेनफॉल जब भी होगी तो साथ में ये सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो हैं वो उस वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ एड ऑन होके तब जमीन पे आएंगे, और ये जो एसिड रेन होती है उसमें हमें भीगना भी नहीं चाहिए, उसे हम पीने के लिए भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स एडेड होते हैं, इसलिए इस एसिड रेन से हमें बचना ही चाहिए, वरना काफी सारी डिफरेंट डिसीजेस हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो है
स्पेशली कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? कार्बन। और जब कार्बन का अमाउंट बढ़ता है तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, यानी कि जो अर्थ है हमारी वो रिलेटिवली वार्म होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वार्म टेम्परेचर होने लगता है जब कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। जब हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? डिफरेंट इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो हमारे लिए ही डिस्ट्रक्टिव हैं। वाटर पॉल्यूशन आता है सेकंड नंबर पे, कॉज बाय डिस्चार्ज ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर्स। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में छोड़ रहे हैं, मेनली जो केमिकल्स होते हैं, जो लिक्विड वेस्ट है, जो केमिकल्स हैं, जब हम उन्हें वाटर में, वाटर बॉडीज हैं जैसे हमारे रिवर्स और लेक्स हैं, जब हम इनमें इन केमिकल वेस्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं तो वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, हमारा जो वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाता है। और फर्दर ऑन ये जो रिवर ये बाद में जाकर के जुड़ती हैं हमारे ओशंस के साथ। तो लगभग जो हमारे अर्थ का मोस्ट ऑफ द वाटर जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज जो हैं उन्हें हम कंटामिनेट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं इन केमिकल वेस्ट के थ्रू। और इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जो फिशेस वगैरह हैं, वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और मेनली हमें पता है जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है वो लेक्स और रिवर्स के ही थ्रू मिलता है, जिसे हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, डेली वे एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारे ड्रिंकिंग वाटर की कमी होगी, यानी कि हमें पानी उतना पीने को नहीं मिलेगा। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होगा उसी को हम कंटामिनेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज होने के चांसेस होते हैं। थर्ड वन इज लैंड पॉल्यूशन कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड टॉक्सिक केमिकल्स। हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो भी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम ऐसे ही डंप कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं लैंड एरियाज में। और साथ ही साथ टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल वेस्ट जो होते हैं, उन्हें भी हम लैंड एरियाज में डिस्पोज कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? केमिकल्स जो है, जो लिक्विड मटेरियल है उसे सॉइल एब्सॉर्ब कर लेती है, और जब सॉइल एब्सॉर्ब करेगी जमीन तक, अंदर की लेयर्स तक वो केमिकल्स पहुंचेंगे, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट होगा, यानी कि ग्राउंड वाटर भी हमारे यूज के लिए नहीं रह जाएगा। इफेक्ट्स क्या होते हैं? सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देती है अपनी। अब जब हम लैंड डिग्रेड कर रहे हैं, लैंड जो है उसमें ये सारे टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड ऑन कर रहे हैं जो लैंड की फर्टिलिटी को कम करते हैं, तो हम उस लैंड पे प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, फार्मिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी खो देती है और ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है, वो भी हमारे यूज के लिए नहीं रह जाता जब हम लैंड को पोल्यूट करते हैं, लैंड को कंटामिनेट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय फैक्ट्री मशीन्स। अब फैक्ट्री मशीन्स जो होती हैं, जो लाउड जनरेटर्स जो होते हैं, उनकी वजह से जो शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर जो होता है, बहुत ज्यादा नॉइज जो क्रिएट होता है, उसी को हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? हियरिंग लॉस, यानी उस एरिया में आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें सुनने में दिक्कत आ सकती है। कंप्लीटली हम डेफ होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हियरिंग लॉस हो जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत हमें सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा लाउड एरियाज में, नॉइजी एरिया में रह रहे हैं लंबे समय तक, तो हमें वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हेडेक होना, स्ट्रेस होना, ये सब बढ़ जाता है, यानी कि हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब होता है। साथ ही साथ हमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं, हम उस शोर में सो नहीं पाते, नॉइज की वजह से हम लोग सो नहीं पाते, हमारी कंप्लीटली जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं। हम लोगों को पेन होता है बॉडी में, जब सही स्लीप नहीं लेंगे, हम 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, सही से अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो क्या होगा? काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हमारी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। हमें बॉडी में पेन रहना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन रहना, साथ ही साथ सिर में दर्द रहना और किसी चीज में मन ना लगना, तो इसकी वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। हम अपनी प्रोडक्टिविटी लूज करते चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उतना ही इसके नेगेटिव इंपैक्ट हमें एनवायरमेंट पे देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ मेजर्स लेती है। गवर्नमेंट भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाती है, गवर्नमेंट भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, स्टेप्स लेती है, और हम लोगों को भी पर्सनली अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इन सब रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ कुछ हम लोगों को
स्टेप्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है उससे कौन कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है? जब हम अपने रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर देते हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, तो उसे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहेंगे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब हमने आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। इफेक्ट्स देखे हमने कि इन सब पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, कौन से इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी पे, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 16 पढ़ेंगे, दैट इज वाटर पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू कैसे वाटर पोल्यूट होता जा रहा है, कैसे वाटर जो है वो कंटामिनेट होता जा रहा है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Water pollution refers to the contamination of water bodies, making water unfit for use. अब water pollution होता क्या है? जब हम लोग water bodies को, जैसे rivers, lakes, ponds, जब हम इन water bodies को contaminate कर देते हैं, इनमें harmful substances add कर देते हैं और ये जो water है वो फिर हमारे use के लिए नहीं रहता, हम उसे use नहीं कर सकते, consume नहीं कर सकते, drinking purposes के लिए, domestic use के लिए इस water को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, use नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब वाटर अनफिट हो जाता है, जब हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वो वाटर पोल्यूटेड है, यानी उस वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो उसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। Industries pollute water by discharging chemical effluents, oil and grease, acids. अब इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे पोल्यूट कर रही हैं वाटर बॉडीज को? इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो उनका केमिकल वेस्ट है वो वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑयल, ग्रीस, एसिड्स, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज हमारे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती हैं और इन्हीं केमिकल्स की वजह से, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। और अगर हम उस वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या किसी भी दूसरे पर्पसेस के लिए, तो हमारी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोगों को डिसीजेस होंगी, बीमारियां होंगी इस वाटर का यूज करके। तो ये वाटर हमारे यूज के लिए सही नहीं रह जाता है। तो वाटर क्या हो गया है? पोल्यूट हो चुका है। किसने किया है? मेनली इंडस्ट्रीज ने। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो अपने वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वाटर में डिस्चार्ज कर देती हैं वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वो वाटर हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब जब वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, आउटकम्स क्या होंगे? डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है उन्हें हार्म पहुंचेगा। जो फिश वगैरह हैं, क्योंकि वो इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को फेस कर रही हैं, उन फिशेस की डेथ होने लगेगी इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लगेगी। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे लिए भी ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं वो पानी भी इन फ्रेश वाटर लेक्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, जो रिवर्स हैं उनके थ्रू ये वाटर हमारे पास सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर। ये जो रिवर में वाटर पाया जाता है, ये जो रिवर्स हैं, इन्हीं के वाटर को, इन्हीं के पानी को हम लोग फिल्टर करके पीते हैं और इसी को हमने कंटामिनेट कर दिया है, रिवर्स को कंटामिनेट कर दिया है, हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए हैं। तो उस पानी को हम अपने पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते उस वाटर का हम। स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस। अब वाटरबॉर्न डिसीजेस होती हैं जब इस पानी को, गंदे पानी को हम लोग पिएंगे जहां पे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, डर्टी वाटर को जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, उस पानी को पीने की वजह से हमें काफी सारे डिसीजेस होंगी, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जा रहे हैं, केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां होंगी और उन्हीं को वाटरबॉर्न डिसीजेस कहा जा रहा है, यानी ऐसी बीमारियां जो हमें पानी की वजह से हुई हैं। तो वाटर कंटामिनेटेड है और अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे, उसे यूज करेंगे, तो हमें वाटरबॉर्न डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर।
अब ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर में वो कम हो जाता है जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डाल रहे हैं, सल्फर जो है, ये सारे केमिकल्स हम लोग डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है हमारे वाटर में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, H2O। तो ऑक्सीजन पाया जाता है वाटर में, और उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए। अब ऑक्सीजन लेवल कम होता चले जाएगा वाटर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ होगी। मेक्स वाटर अनसुटेबल फॉर इरिगेशन, और उस वाटर का यूज हम अपने पीने के लिए तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए तो हम उस वाटर को यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ में उस वाटर को हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनका यूज हम नहीं कर सकते अपने फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर हम इस कंटामिनेटेड वाटर का यूज करेंगे तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी मदद से ये जो हमारे प्लांट्स हैं, जो फूड क्रॉप्स हैं, वो ग्रो करेंगे, और वो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उनके अंदर पाए जाएंगे जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर हमें अगेन बीमारियां होंगी, डिसीजेस होंगी, तो हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो वाटर को हमने पोल्यूट कर दिया है, उसका यूज हम किसी तरह से नहीं कर सकते, इरिगेशन पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते, और ना ही ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनकी डेथ होने लगेगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा पानी में, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया, अब इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड रिवर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है गंगा रिवर का, उसके बाद यमुना, गोदावरी, दामोदर। ये सारे रिवर्स इंडिया में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में से हैं, और इन रिवर्स में भी मेनली जहां पे इन रिवर्स के पूरे बेसिन में जहां भी जिस साइड भी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज वाली साइड में हमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल्स डिस्चार्ज कर रही हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो डिस्चार्ज कर रही हैं वाटर में, जिसकी वजह से स्पेशली जो इंडस्ट्रीज वाला एरिया है वहां पे जो ये रिवर्स हैं वो ज्यादा पॉल्यूटेड हैं दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब जब इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, अब हमें वाटर नहीं मिल पाएगा, वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, अपने यूज के लिए नहीं ला सकते, ये हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। तब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है यहाँ पे हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सिटीजंस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मॉनिटर वाटर क्वालिटी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है, ये जो बॉडी है वो क्या करती है, रेगुलरली मॉनिटर करती है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, यानी वाटर की क्वालिटी बिगड़ रही है, वाटर ज्यादा पोल्यूट होता जा रहा है, या वाटर साफ है, हमारे कंजम्पशन के लिए सही है, उसको कौन मॉनिटर करता है, कौन इस चीज को नोटिस करता है, ऑब्जर्व कौन करता है, ये बॉडी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब जैसे लॉकडाउन की अगर हम बात करें, कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पीरियड पे जो सारी वाटर बॉडीज हैं वो क्लियर होने लगी थी, एयर पोल्यूशन कम हो गया था, जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं जो मेनली हमें अर्बन एरियाज में नहीं देखने को मिलते, तो आसमान इतना साफ हो गया था, पोल्यूशन की जो लेयर थी वो हट चुकी थी, जिसकी वजह से हमें आसमान एकदम क्लियरली साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वाटर जो है वो क्लियर हो गया था, क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज करनी बंद कर दी थी। सिर्फ 1-1.5 साल में इतने चेंजेस आ गए, तो अगर हम लोग धीरे धीरे अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लेंगे, तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो और ज्यादा निखर के आएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं हमें वो पीसफुल एनवायरमेंट मिलेगा, जैसा एनवायरमेंट ग्रीनरी जो होती है जिससे हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है हमारे माइंड को, वो एनवायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। वो एनवायरमेंट ऐसा हमें मिल सकता है अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, अगर हम पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, अब स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर रही है वाटर बॉडीज में, उसे रोका जाए। वेस्ट मटेरियल्स के डिस्चार्ज को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। ये इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर रही हैं वाटर बॉडीज में, तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। प्रमोशन ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD सिस्टम, ये ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रीज को एक तरह से एनकरेज कर रही है कि सारी इंडस्ट्रीज क्या करें, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ किया जाए, सही से डिस्पोज ऑफ किया जाए। वाटर्स में डिस्चार्ज करने से पहले सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस उस मटेरियल में से, वेस्ट मटेरियल में से निकाल दिए जाएं, तब उन्हें वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाए।
हार्मफुल सब्सटेंसेस हमें वाटर बॉडीज में ऐड नहीं करने हैं, तो उसे रोकने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स बनाए गए, जिसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि वो वेस्ट मटेरियल्स में से सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें रिमूव करने के बाद ही जो बचा हुआ मटेरियल है वो पानी में डालें। अगर वो डाल रहे हैं तो वो अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, अगर वो वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, तो हम इसे एकदम टोटली खत्म तो नहीं कर सकते हैं, अभी बैन तो नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि हम एयर, वाटर, लैंड को पोल्यूट करे बिना जो वेस्ट मटेरियल है उसे डिस्पोज ऑफ कर सके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हम डैमेज पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग एनवायरमेंट को, उसे हम बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसे कम से कम जितना हमसे हो सके उतना रिड्यूस करें, कम करें। तो वेस्ट मटेरियल जो है उसे रिसाइकल किया जाए, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकाल करके तब वाटर बॉडीज में हम लोग डिस्चार्ज करें बचा हुआ मटेरियल। तो इस पे फोकस रहता है गवर्नमेंट का। तो आज के वीडियो में हमने वाटर पोल्यूशन पे डिस्कशन किया। हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं इसके, वो हमने डिस्कस किए। मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स जो है इंडिया की, उनके बारे में हमने डिस्कशन करी, और उसके बाद गवर्नमेंट कैसे अपना रोल प्ले कर रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उस पर हमने डिस्कशन करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, दैट इज थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन यानी कि जो हीट है उसके थ्रू हम पोल्यूट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को, तो उसको कहा जाएगा थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन को ही आज के वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। थर्मल पॉल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है? थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम वाटर बॉडीज में, मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं, जब वो वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, लेक्स में जो हॉट वाटर है वो ऐड ऑन करती हैं, वो डिस्चार्ज कर देती हैं, तो उससे क्या होता है कि रिवर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। अब थोड़े बहुत अमाउंट से अगर हम 2-3 बाल्टी गर्म पानी डाल दें रिवर में, तो रिवर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो डेली बहुत ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा लीटर्स ऑफ वाटर जो है, हॉट वाटर जो है, वो डिस्चार्ज करती हैं रिवर्स में, लेक्स में, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वार्म टेम्परेचर होने लगता है, और उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और जब इस हॉट वाटर की वजह से वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे थर्मल पॉल्यूशन। जहां पे वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रही है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है, किन इंडस्ट्रीज की वजह से होता है? थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से। यानी कि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिन्हें हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मेनली क्या किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, इन सबको बर्न करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। और जियोथर्मल प्लांट्स भी होते हैं, जहाँ पे हम जमीन के अंदर की जो गर्मी है, जो हीट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हीट है, उसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वाटर जो है उसे हीट अप करना होता है। वाटर का हम यूज करते हैं दूसरे रिसोर्सेज को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो जब हम वाटर का यूज कर रहे हैं एज अ कूलिंग एजेंट, जब हम वाटर को यूज कर रहे हैं मशीन्स को ठंडा करने के लिए, तो क्या होगा, मशीन्स ठंडी हो जाएंगी, मशीन्स कूल हो जाएंगी, लेकिन जो वाटर है वो हॉट हो जाएगा। वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वाटर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यही जो हॉट वाटर है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारे वाटर बॉडीज में इन थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। और ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, ये भी जो वाटर है उसे एज अ कूलिंग एजेंट यूज करते हैं, और फिर बाद में जो हॉट वाटर है उसे डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज भी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जैसे ही ये भी हॉट वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। तो मेनली ये 3 जो इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, वाटर जो है उसमें, जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हॉट वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है,
और थर्मल पॉल्यूशन हम इसे ही कहते हैं। जब वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तब हम उसे थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे। और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, बस टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है तो उससे कौन सी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, हम लोगों के माइंड में सबसे पहले ये आएगा। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिडक्शन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में, वाटर बॉडीज में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, वाटर का केमिकल नेम क्या है, H2O, तो O क्या है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल है, वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसका यूज वाटर में रह रहे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं सर्वाइव कर पाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने लगती है जब हम हॉट वाटर ऐड करेंगे। तो जब वार्म वाटर होगा, जब पानी जो है वो गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम होने लगता है। डेथ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, अब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा वाटर में तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस नहीं ले पाएंगे, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी डेथ होगी। ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल बैक्टीरिया जो मेनली वार्म क्लाइमेट में ही पनप पाते हैं, वार्म क्लाइमेट में ही जो बैक्टीरियाज जी पाते हैं, जो सर्वाइव कर पाते हैं वार्म क्लाइमेट में, वैसे बैक्टीरियाज ग्रो करने लगेंगे, एल्गी बनने लगेगी। और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग पैटर्न है एक्वेटिक एनिमल्स का, जो ब्रीडिंग पैटर्न है, ब्रीडिंग साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं वाटर में रह रहे एनिमल्स पे। मेनली हम लोगों पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, वो वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, हॉट वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं हमारे रिवर्स में, लेकिन साथ ही साथ काफी सारे केमिकल्स भी डिस्चार्ज कर रही हैं। वाटर कंटामिनेट हो रहा है, हमारे यूज के लिए सही नहीं है, अनसिटेबल है, हम यूज नहीं कर सकते उस वाटर को। लेकिन अगर हम थर्मल पॉल्यूशन की बात करें, जहां पे हम वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो उससे ह्यूमन बींग्स पे कुछ खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती चली जाती है, और डिफरेंट जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ होती चली जाती है वाटर में। मेजर्स, हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कूलिंग ऑफ हॉट वाटर, हम लोग वाटर जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, रिवर्स में जो भी हम वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो वो इंडस्ट्रीज क्या करें, पहले वाटर को थोड़ा कूल कर लें, ठंडा कर लें, और उसके बाद वो जो वाटर है उसे डिस्चार्ज करें हमारे रिवर्स में। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, अगर हम लोग उस वाटर को डिस्चार्ज करने की बजाय दोबारा से रिसाइकल कर लें, दोबारा से रीयूज कर लें, उन्हीं इंडस्ट्रीज में हम उस वाटर का दोबारा से यूज कर लें एज अ कूलिंग एजेंट, तो वो बढ़िया रहेगा। हम लोग वाटर को कूल कर दें और उसके बाद दोबारा से एज अ कूलिंग एजेंट हम उसी वाटर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, वाटर को मेनली रिसाइकल करें, और अगर हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले थोड़ा कूल कर लें, जिससे कि वाटर बॉडीज का टेम्परेचर राइज ना हो, हमारी वजह से थर्मल पॉल्यूशन ना हो। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, और गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो ZLD सिस्टम के बारे में हम पढ़ के आए हैं, पिछले ही किसी वीडियो में हम पढ़ के आए हैं ZLD सिस्टम के बारे में। तो ऐसे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रीज को एनकरेज करें कि आप जो वाटर का यूज कर रहे हो उसे रिसाइकल करो, रीयूज करो, उसी वाटर को दोबारा से रीयूज करो, जिससे कि वाटर बॉडीज जो है वो बची रहे, उन्हें हम सेव कर सकें वाटर पोल्यूशन से। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेप्स लेती है वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। अब क्या करना है, गवर्नमेंट को नजर रखनी है कि क्या सारी इंडस्ट्रीज इन सारे रूल्स को, इन सारे लॉज को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इन इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करना चाहिए कि क्या सारी चीजें सही से प्रॉपर वे में हो रही हैं, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, क्या हम सही से वाटर का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको गवर्नमेंट मॉनिटर करे। यानी कि इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज सभी लॉज एंड पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आज के वीडियो में हमने थर्मल पॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। थर्मल पॉल्यूशन मेनली जब इंडस्ट्रीज हॉट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, तो उसी को हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। जब वाटर बॉडीज हीटेड अप हो जाती हैं, उसकी वजह से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो मेनली एक्वेटिक लाइफ है उस पर हमें सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, साथ ही साथ हार्मफुल बैक्टीरियाज जो है उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। और कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। I hope everything is clear.
क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 18 पढ़ेंगे, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसी के बारे में, इसके इफेक्ट्स के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Noise pollution refers to unwanted and excessive sound produced mainly by industrial activities which causes health problems. Noise pollution in simple terms, noise pollution हम किसे कहते हैं, जब बहुत ज्यादा ही अमाउंट में नॉइज क्रिएट होती है, शोर होता है, बहुत लाउड स्पीकर्स चला दिए जाते हैं लाउड स्पीकर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की। तो इंडस्ट्रीज में जो भी मशीन्स का यूज किया जा रहा है, जो भी जनरेटर्स हैं, उनकी वजह से जो शोर होता है, जो भी नॉइज क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा लाउड नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज के आसपास वाला जो एरिया होता है, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन देखने को हमें मिलता है, मेनली क्योंकि इंडस्ट्रीज में जिनमें मशीन्स का यूज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वहां पे रह रहे जो लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उन्हें सफर करना पड़ता है, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं नॉइज पोल्यूशन की वजह से। तो अब नॉइज पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं नॉइज पोल्यूशन से। हियरिंग लॉस, जब भी ज्यादा हम टाइम एक ऐसे एरिया में गुजारे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स बज रहे हों, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से शोर हो रहा हो जिन एरियाज में, अगर हम वहां पे बहुत ज्यादा समय से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम उस एरिया में रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसका असर हमें हमारे ईयर्स पे देखने को मिलता है। हमारे जो ईयर्स हैं वो डैमेज होते हैं, हमारे कानों में प्रॉब्लम आती है और सुनने में दिक्कत आती है। तो हियरिंग लॉस होती है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम आती है। मेंटल स्ट्रेस, ज्यादा देर हम शोर वाले इलाके में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेस होता है, हेडेक होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर एक बार हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं, सही से स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। चिड़चिड़ापन रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता, हमारी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है, हम उतना ज्यादा सही से एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब भी हम लोग ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे हम पीसफुली नहीं रह पा रहे हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारा बीपी भी राइज हो जाता है, बीपी भी बढ़ने लगता है। रिड्यूस कंसंट्रेशन, अब अगर हम एग्जाम्पल में अपनी पढ़ाई को ही लें, अब हम ऐसे एनवायरनमेंट में सही से पढ़ पाते हैं जहां पे शांति हो, अगर वहीं पे लाउड म्यूजिक चलाया जा रहा है, जहां पे आप पढ़ रहे हो वहीं पे लाउड म्यूजिक चला दिया जाए, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज पे, आप ध्यान नहीं दे पाओगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। तो कंसंट्रेशन हमारा कम होने लगता है, हम लोग फुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं, लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम लोग सही से अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करके सारे काम नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो उन एरियाज में रहने वाले लोगों को होती हैं जो नॉइज पोल्यूशन से सफर कर रहे हैं। स्पेशली किन एरियाज में ये नॉइज पोल्यूशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो नॉइज पोल्यूशन की वजह से अफेक्टेड हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज। अब इंडस्ट्रीज से हमें पता है, इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स, जनरेटर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा शोर होता है इन एरियाज में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बहुत ज्यादा शोर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे चल रहा होता है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बन रहा होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेनली कौन कौन सी हैं, सबसे मेन तो यही है हियरिंग लॉस और मेंटल स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है, अब हम लोग सही से स्लीप नहीं लेंगे, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम सही से स्लीप नहीं लेंगे, सही से हम सोएंगे नहीं, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो उसकी वजह से हमारे हेडेक होगा, हमारी पूरे बॉडी में दर्द होगा, बॉडी पेन हो जाता है, तो
काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो हम लोगों को स्ट्रेस होने लगता है, हम लोग सही से फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज में, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक चीज पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं इतने शोर की वजह से। तो जहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट होगा वहीं पे हम लोग अपना फुल फोकस कर पाएंगे किसी एक ही काम को करने में। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा शोर है, उस शोर की वजह से आप अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पाते। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज और एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब रेलवे के पास भी, रेलवे लाइंस जो होती हैं उसके आसपास भी कुछ लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ही आसपास, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो ट्रेन वगैरह होती हैं उनके हॉर्न की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 19 पढ़ेंगे, दैट इज कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Rapid industrialization leads to environmental degradation. Therefore, controlling pollution is essential for sustainable development. अब जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? अपनी ग्रोथ के साथ साथ हम लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हम करवा रहे हैं, काफी बेनिफिट मिल रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? हम अपने एनवायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने जैसा डिस्कस किया है एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट में हम हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ही लोगों को सफर करना पड़ता है। हम लोगों के लिए ये एनवायरमेंट रहने लायक नहीं बचेगा अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो इससे क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है और हमें क्या करना है? इसको कंट्रोल करना है। जो हम एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसे हमें कंट्रोल करना है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, इस एरिया में अपने अर्थ पे रहने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कोप अप करना है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। सस्टेनेबली ग्रो करना है, हम लोगों को एनवायरमेंट को डैमेज किए बगैर हम लोगों को ग्रो करना है। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे मेजर्स लेती है? एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स। गवर्नमेंट क्या करते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाया है। ये रूल जो है एक तरह से ये एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्हें क्या करना है? एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको सही से डिस्पोज ऑफ करना है, सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करके, उस वेस्ट में से सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करके उसके बाद हमें उस वेस्ट को वाटर में डिस्पोज ऑफ करना है या डिस्चार्ज करना है, जैसा कि मेनली इंडस्ट्रीज करती हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो डिस्चार्ज कर देती हैं वाटर्स में, जो कि नहीं करना है। हमें क्या करना है? उस वेस्ट में से पहले हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालना है, रिमूव करना है, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो आप डिस्चार्ज कर रहे हो रिवर्स में तो कोई बात नहीं, तो चलेगा, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। लेकिन जो पोल्यूशन जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हमें उतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। एनवायरमेंट को हम बहुत तेजी से डिग्रेड करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो अब हमें उसे थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला सकते, अगर प्रॉपर्ली से खत्म नहीं कर सकते, तो कम से कम जितना हमसे हो सके और ज्यादा पोल्यूशन फैलाने से हम बचें और ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करें।
मॉनिटरिंग बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशली एक बॉडी बना रखी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ये जो बॉडी है वो मॉनिटर करती है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कौन से रिवर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, यानी कि जो क्वालिटी है वाटर की, जो क्वालिटी है, जो एयर है, उसमें कितना पोल्यूशन है, वो सब मेजर कौन करता है, कौन कैलकुलेट करता है, यही बॉडी। और ये फिर बाद में एक्शंस भी लेते हैं उन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में जो पोल्यूशन फैला रही हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। एनकरेजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट क्या करती है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है, इको फ्रेंडली जो मशीन्स हैं, इको फ्रेंडली वे में जो हम प्रोडक्शन है वो करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें एनकरेज करती है कि आप इको फ्रेंडली मीन्स को, इको फ्रेंडली मोड्स को अपनाओ, मेथड्स को अपनाओ, जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपना काम कर सको, अपनी ग्रोथ कर सको। तो गवर्नमेंट ये सारे मेजर्स लेती है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उन पे पेनल्टीज भी लगाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, अब हम इंडिविजुअल्स कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने में या रोकने में। कंजर्विंग एनर्जी एंड वाटर, हम लोगों को जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कैसे बनती है, हम वाटर के थ्रू, दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके थ्रू, जैसे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है हमारे, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काफी ज्यादा वाटर का, एयर का, सनलाइट का, ये तो खैर हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन काफी सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनका भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे, अपने रूम्स में लाइट्स ऑन छोड़ देंगे, फैंस ऑन छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा वहां पे रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है उन्हें बचाना है। हम लोगों को ये जो एनर्जी है, जो लाइट हमें मिल रही है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे जो रिसोर्सेज है हमें इन्हें कंजर्व करना है, सेव करना है, इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना। और दूसरे जो हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें सेव करना है। रिन्यूएबल एनर्जी का तो हम यूज कर भी सकते हैं, फिर भी ज्यादा अमाउंट में हम उनका यूज करें ये बेटर रहेगा। हमें क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मेनली कंजर्व करना है। सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली वे में हम लोगों को प्रोडक्शन करना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है इस बारे में कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया है, हमने एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है, अब हमें इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन कम करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसके बारे में हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। हम लोगों को, हम लोग जो है, जब हम अवेयर होंगे तब हमें क्या करना है, दूसरे लोगों को भी अवेयर करना है, जागरूक करना है, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताना है, और बताना है कि कैसे हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इन सब डैमेजेस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम लोगों को सस्टेनेबल वे में करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को सस्टेनेबल वे में ही करना है। हम लोगों को बैलेंस क्रिएट करना है, यानी कि हम लोग ग्रो भी कर पाए, हमारी इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर पाए, साथ ही साथ हम एनवायरमेंट को भी डैमेज ना करें। हमें इस टाइप से ग्रो करना है जिससे कि हम अपना भी बेनिफिट कर पा रहे हैं, हमें भी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारी जो प्रकृति है, हम उसे भी डैमेज नहीं कर रहे हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का सोच समझ के अच्छी तरह से प्लान्ड वे में यूज करना है रिसोर्सेज को। रिडक्शन, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, अब ये जो 3 R's हैं इनका हमें यूज करना है मेनली। रिडक्शन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, पहले तो कम से कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो, हमें इसका ध्यान रखना है, और जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम रीयूज कर सके, रिसाइकिल कर सके, तो हम क्या करेंगे, हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। तो हमें इस टाइप से इन सभी मेथड्स का यूज करना है जो हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। हमने ये सब जाना कि एनवायरमेंट जो है उसे हम डिग्रेड करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका है। हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं, उनके बारे में हमने आज के वीडियो में जाना कि कैसे हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। गवर्नमेंट कैसे अपना रोल प्ले करती है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एनटीपीसी शोज द वे। अब एनटीपीसी है क्या? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी। इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है एनटीपीसी, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट करती है। एनटीपीसी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये पब्लिक सेक्टर में आती है ये कंपनी, यानी कि इसे कौन ओन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इस कंपनी पे। ये गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है एनटीपीसी। इट इज हाईलाइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम इस कंपनी को अलग एक वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनटीपीसी जो है ये एक एग्जांपल सेट करती है कि असल में इंडस्ट्रीज को किस टाइप से वर्क करना चाहिए, किस टाइप से इंडस्ट्रीज को अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एनटीपीसी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस रखती है, सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करती है। एनटीपीसी जो है, ये जो कंपनी है, वो क्या करती है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में अपना डेवलपमेंट करती है। एनवायरमेंट जो है उसको डैमेज नहीं करती, और एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डैमेजेस हैं उनके अगेंस्ट में रहती है ये कंपनी, और अपना डेवलपमेंट करती है बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये इंडस्ट्री क्या कर रही है? एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कि कैसे उन्हें अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, सस्टेनेबल वे में हमें ग्रो करना चाहिए। अपना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो करें, लेकिन हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज ना पहुंचाएं। तो उसी का बेस्ट एग्जांपल सेट करती है ये कंपनी। इट शोज हाउ इंडस्ट्रीज कैन ग्रो विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। ये कंपनी जो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये शो करती है, हमें ये बताती है कि कैसे इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट को हार्म करे बगैर ग्रो करना है, कैसे हम एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए बिना ग्रो कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो ये कंपनी हमें सिखाती है। ये कंपनी हम लोगों को मेनली एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज को अपनाने के लिए हमें एनकरेज करती है। Steps taken by NTPC: use of high quality coal with low ash content। अब NTPC ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं, किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो एक बेस्ट एग्जांपल है उन कंपनीज के लिए जो एनवायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उन कंपनीज के लिए बेस्ट एग्जांपल क्यों है? ये कंपनी जो है ऐसे कौन से स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से ये बेस्ट एग्जांपल है एक आइडियल टाइप ऑफ कंपनी की। तो ये कंपनी क्या करती है? सबसे पहली बात, हाई क्वालिटी का जो कोल है उसका यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो हाई क्वालिटी का कोल होता है, जो बेस्ट क्वालिटी कोल जो है, उससे सबसे कम ऐश यानी राख बनती है। उसमें सबसे कम यानी लो ऐश कंटेंट पाया जाता है, ज्यादा राख नहीं बनती, जिसकी वजह से जो फ्लाई ऐश है यानी कि वो ऐश जो एयर में घुल मिल जाती है, ऐसी ऐश जो है, ऐसी राख जो है, वो ये कोल प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो हम क्रिएट नहीं करते, हम एयर पोल्यूशन फैलाने से बच जाते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है एनटीपीसी, वो ऐसे कोल का यूज करती है जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, ज्यादा ऐश कंटेंट जिस कोल में नहीं पाया जाता उसका यूज करती है ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, और वाटर बॉडीज में वेस्ट डिस्पोज करने से पहले, वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले ये कंपनी क्या करती है? उस वेस्ट मटेरियल में से सारे जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स जो हैं, उन्हें रिमूव कर देती है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान नहीं होगा, तो वो वेस्ट बाद में एक तरह से उस वेस्ट में से सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स निकाल करके उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो डिस्चार्ज करते हैं ये वाटर में, वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है कंपनी। यूज ऑफ फ्लाई ऐश एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और थोड़ा बहुत भी जो फ्लाई ऐश क्रिएट होता है, जो एयर में प्रेजेंट जो ऐश यानी राख के जो कंटेंट है उसका ये कंपनी यूज कर लेती है सीमेंट बनाने के लिए। तो वो क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है? पहली बात, पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, और ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो रखा है, यानी थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हमारे एनवायरमेंट में पाए जा रहे हैं, उनका यूज करके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे सीमेंट बना रहे हैं फ्लाई ऐश का यूज करके।
यूज ऑफ साउंड प्रूफ इक्विपमेंट, साउंड प्रूफ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, मशीन्स वगैरह का ऐसे यूज करते हैं जो साउंड यानी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, वो नॉइस पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती। प्रमोट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये कंपनी खुद भी यूज करती है और दूसरों को भी प्रमोट करती है, दूसरों को भी एनकरेज करती है कि इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें। हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंस अमाउंट में है उनका हम लोग यूज करें अपने लिए एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये कंपनी क्यों एक आइडियल टाइप बन जाती है दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ना एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, ना नॉइस पोल्यूशन और ना ही वाटर पोल्यूशन। तो ये कंपनी क्या कर रही है, सही तरह से सारे रिसोर्सेज का यूज कर रही है, प्लान्ड वे में यूज कर रही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हार्म नहीं कर रही है, डैमेज नहीं कर रही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री एक तरह से सस्टेनेबल वे में ग्रो कर रही है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा जो पावर है, वो यही कंपनी प्रोड्यूस करती है इंडिया में। और कैसे कर रही है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर, एनवायरमेंट को डैमेज करे बगैर हम लोगों को अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी ग्रोथ करनी है इको फ्रेंडली वे में। तो यही बेस्ट वे रहेगा हमारा डेवलपमेंट करने के लिए। हमें क्या करना है, एनवायरमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। यही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हम लोग अपने एनवायरमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं, कैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही इंडस्ट्रीज पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, एनवायरमेंट को डैमेज भी करती हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में जाना। हमने ये देखा कि इन इफेक्ट्स की वजह से हमें कैसे सफर करना पड़ता है, और लास्ट में हमने एक बेस्ट एग्जांपल देखा उन इंडस्ट्रीज के लिए, एक आइडियल टाइप इंडस्ट्री ढूंढी, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनीज के लिए एक बेस्ट एग्जांपल सेट करती है कि किस टाइप से हम सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं, इको फ्रेंडली वे में भी हम इंडिया की बेस्ट कंपनी बन सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है यही कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है, वो भी इको फ्रेंडली वे में। तो यानी कि इसने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा की है, अपना बेनिफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं पहुंचा रही ये कंपनी। तो इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।